नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम लोग स्क्रोडिंजर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड जो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है। हमने देखा कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन का जब बताया गया हमें इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, तो उस टाइम बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अपना एक वेव नेचर भी शो करता है। यंग्स डबल स्लिट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव नेचर भी होता है। सिमिलरली वेव जो है शुरू में एक वेव की तरह हम लेके चलते थे, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चला कि वेव का अपना एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसका मतलब है जो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का जो कंसेप्ट आया है, डिपेंडिंग ऑन दैट थ्योरी, डिपेंडिंग ऑन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है जो किसी क्रिस्टल में वो कैसे मूव करेगा। क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल में क्या होता है, जगह जगह अपने एटम रखे होते हैं। तो उस एटम की वजह से पीरियोडिक वेरिएशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो उस पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा वो चीज हम निकाल सकते हैं यूजिंग वेव थ्योरी। अब जो वेव थ्योरी है वो जो है वो ये जो इक्वेशन है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, इससे हमारी वेव थ्योरी बनी है, इस पे बेस्ड है वो वेव थ्योरी। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को समझना थोड़ा जरूरी है। और यहां से आप देखिएगा आगे के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बनेंगे धीरे धीरे, छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझते चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है इसको जरा समझते हैं और देखते हैं ये क्या कहती है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। जिन लोगों ने थोड़ा सा वेव को पहले पढ़ा हुआ है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने हालांकि बता दिया था ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव, तो उसका यूज अब यहाँ पे होगा, आप देखिएगा। ठीक है, और आगे का जो कंसेप्ट है, जो जैसे खासकर ई के डायग्राम या एनर्जी बैंड बनेंगे वो आपके यहीं से बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन समझा रहा हूँ इन वन डायमेंशन केस। ठीक है, तो वन डायमेंशन में मुझे स्क्रोडिंजर इक्वेशन देखनी है दोस्तों। मैं थोड़ा व्हाइट पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, मुझे वन डायमेंशन में आपको समझाना है स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो जरा देखिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या कहती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई एक्स टी। मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं और फिर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है। प्लस वी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू जे एच क्रॉस डी साई एक्स टी बाई डी टी। ये मेरे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली जैसे आपकी जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है ना, बिल्कुल वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में, वेव मैकेनिक्स में ये बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन है। मतलब यहां से सब चीजें शुरू होती हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स इक्वेशंस होते हैं, न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशंस पढ़ी आपने, बिल्कुल वही इक्वेशन आपकी क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशन बनती है। ठीक है जी, वेव मैकेनिक्स में। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आपका जो पीरियोडिक पोटेंशियल होते हैं उनके अंदर कैसे मूव करता है, उसका वेव फंक्शन क्या होगा। दिस साई एक्स टी इज नोन एज वेव फंक्शन। जो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है इसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन, इसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन। ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस तरह का होगा, उसका जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन करेगा ये। ठीक है, ये इक्वेशन कहां से आई उसमें मत जाइए। ठीक है, ये स्क्रोडिंजर ने अपने आप बताई है। ठीक है ये आप उन्हीं से पूछेगा। तो खैर ये जो इक्वेशन है इसको मुझे सोल्व करना है और यहां से मुझे वेव फंक्शन बताना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा वो निकालना है। अब इसको सोल्व कैसे करें, जरा देखिए। जो मेरे पास जो वेव फंक्शन है वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके वेरिएबल जो है इसको इस तरह से लिख लेता हूं, इसके वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेट कर लेता हूं। पोजीशन का और टाइम का फंक्शन मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने फाई टी लिख दिया। आप कंफ्यूज मत होना चाहिए। साई एक्स टी को मैंने साई एक्स इंटू, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी वही लिख दिया, यहाँ पे भी वही सिंबल लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स और टी टाइम का दोनों का है, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस का लिखा है। ठीक है ना, और टाइम वाला फंक्शन मैंने अलग कर दिया। अब अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो जरा देखिए, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया कि इसके सो मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकूं। मैं इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना चाहता हूं। तो मैंने बोला इसमें एक स्पेस का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब अगर मैं इसको पुट करूं यहां पे तो ये बनेगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m फाई टी डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। व्हाट इज वी एक्स? वी एक्स इज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, और यहां पे आपका जो बनेगा वो बनेगा साई एक्स इंटू फाई एक्स
इक्वल टू जे एच क्रॉस और यहां पे साई एक्स इंटू डी फाई टी बाई डी टी। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं दोस्तों, सही है भाई? बोलिए कोई दिक्कत है तो? मैंने साई एक्स टी की जगह ये पुट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर इस इक्वेशन पे बोथ साइड में इसे डिवाइड कर दूं तो जरा देखिए मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाएगी, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे मेरे पास। तो यहां पे अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 में क्या बन जाएगा, साई एक्स, फाई टी कट जाएगा, डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए यहां से ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा वी एक्स इक्वल टू जे एच क्रॉस और यहां पे नीचे आ जाएगा फाई टी और ये बन जाएगा डी फाई टी बाई डी टी, डी फाई टी बाई डी टी। सही बात है? अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे पूरी तरह एक्स का फंक्शन है ये इधर, और ये पूरी तरह टाइम का फंक्शन है। तो मैं काम करता हूं, इसको सम कांस्टेंट एन लिख देता हूं। दिस इज सम कांस्टेंट एन, इसको मैंने कोई एन को एन के बराबर लग दिया। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है पहले इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, पहले इसको जरा सोल्व करते हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिखूंगा जे एच क्रॉस अपॉन फाई टी। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो इतना सब कुछ? ठीक है, देखो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना तो आपको बेसिक से तो चलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि 1% आपको डाउट रहे किसी भी चीज में, तो इसके लिए पहले ये समझते हैं, बिकॉज यहां से एनर्जी डिफाइन होंगी, देखना। चलिए, तो यहां से आप बताइए क्या बनेगा। यहां से आपके पास बनेगा डी फाई टी बाई डी टी इज इक्वल टू एन अपॉन जे एच क्रॉस फाई टी, एन अपॉन जे एच क्रॉस फाई टी, कुछ इस तरह का बन गया। और ये जे ऊपर आगे माइनस जे हो जाएगा और इसको मैं बराबर की इधर ले आता हूं। तो अगर मैं बराबर की इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा डी फाई टी बाई डी टी, डी फाई टी बाई डी टी, और ये माइनस जे इधर आके प्लस जे बन जाएगा, प्लस जे एन अपॉन एच क्रॉस फाई टी इक्वल टू 0। ऊपर आके माइनस जे बनेगा और फिर मैं इधर लाऊंगा तो प्लस जे बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अगर मैं फाई टी को अगर मैं लिखूं तो फाई टी का जो वेरिएशन आएगा वो आएगा ई की पावर माइनस जे एन अपॉन एच क्रॉस, एन अपॉन, ऊपर वाला एन है भाई, ये ध्यान देना, दिस इज एन अपॉन एच क्रॉस टी, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। आगे कुछ कोफिशिएंट आएगा बट मैं इसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का वेरिएशन मेरा बनेगा। अब आप मुझे बताइए, जब भी आपको ऐसे कोई ई की पावर जे 2t ऐसे लिखते हो या ई की पावर जे 3t लिखते हो या माइनस जे 2t लिखते हो, इसका मतलब ये क्या चीज है, ये क्या होता है, ये 2 क्या होता है? ये मुझे फ्रीक्वेंसी को बताता है, ओमेगा को बताता है। तो सिमिलरली यहां पे जरा देखो, यहां पे जो n अपॉन h है, n अपॉन h क्रॉस है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम जानते हैं क्या कि जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू h म्यू। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई म्यू। और 2 पाई इंटू म्यू क्या होता है बताओ? 2 पाई इंटू म्यू इज ओमेगा और h अपॉन 2 पाई इज h क्रॉस। सही बात है। तो E इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, h क्रॉस इंटू ओमेगा। यहां से अगर मैं ओमेगा निकाल के देखूं दैट विल बी E अपॉन h क्रॉस। बोलिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये जो n अपॉन h क्रॉस है ये ओमेगा के बराबर, इसी को मैं E अपॉन h क्रॉस भी लिख सकता हूं। और यहां से मुझे पता चल गया कि जो n कांस्टेंट जो मैंने माना था दैट मस्ट बी E। E इज सम टोटल एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। E जो या n या h या E बोल दो इसको। तो इसका मतलब ये जो n आ गया ये मेरे पास एक्चुअल में E है। और जो ये मेरे पास जो टाइम का जो वेरिएशन आएगा, टाइम हार्मोनिक जो दिखा रहा है मुझे, ये बन जाएगा E अपॉन h क्रॉस t। ये टाइम हार्मोनिक कोई तो दिखाता है, फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक वेरिएशन टाइम में दिखा रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा भाई। चलिए, तो ये तो मेरे पास फाई टी आ गया, नॉर्मलाइज्ड फाई टी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए जो साई एक्स टी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू साई एक्स, जो पोजीशन का फंक्शन है वो, इनटू ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस जे ई बाई एच क्रॉस टी, कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि ये इसको कैसे सोल्व करें। ये सोल्व होगा यहां पे इस वेरिएशन से, ये पूरी तरह x का वेरिएशन है। तो एक काम करता हूं, इसको जरा लिख लेता हूं मैं। तो बताइए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m या 2m, अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2m ही कर दो यहां पे, ठीक है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का देखना है। तो खैर मैं फिलहाल तो 2m ही ले रहा हूं, जनरलाइज लिख रहा हूं dx स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना ये 1 डायमेंशन है, अगर 3 डायमेंशन होती तो डेल स्क्वायर होता है, यहाँ पे लैप्लासियन ऑपरेटर होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। एनीवे चलिए, तो ये बन गया और क्या बनेगा, प्लस
सम वी एक्स इक्वल टू ई। देखो यहां से ये इक्वेशन थी ना, इक्वल टू मैंने ई लिख दिया इनकी जगह पे, तो यहां पे इक्वल टू ई आ गया। अब यहां से अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो मैं यहां से लिखूंगा, और यहां पे साई एक्स भी है अभी एक, माफ कीजिएगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो इसको मैं केवल एक इस तरफ रख रहा हूं, डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, बाकी सबको मैं बराबर की उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ई माइनस वी एक्स, मैं वी एक्स को उधर ले गया तो ई माइनस वी एक्स हो गया, और ये जो टर्म थी उधर आ गई मेरे पास, 2m इंटू साई एक्स बाई एच क्रॉस का स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक है भाई, अब इसको इधर ले आते हैं। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बताइए ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये बड़ी मजेदार इक्वेशन बन गई है, जरा देखना, और ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी है माफ कीजिएगा, इंटू 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई एक्स इक्वल टू 0, ये बन गई दोस्तों। अब जरा इसके ऊपर गौर फरमाइए, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसको मैं गामा स्क्वायर लिख सकता हूं या माइनस गामा स्क्वायर लिख सकता हूं। आपको लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, एक फंक्शन लिया था f, मैंने बोला था डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एफ इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी थी, और मैंने बोला था ये एक वेव इक्वेशन है दोस्तों, ये एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। गामा जो है, गामा का एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन आता था f, अगर आपको याद हो, वो था a e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे के एक्स, एक तो ये था, प्लस b ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ई की पावर जे के एक्स, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का कुछ था। और अगर मैं टाइम का भी लगा दूं इसके साथ, ये टाइम वाला और लगा दूं, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी है, इसका भी ऐसा ही बनेगा कुछ। यहां पे बस आपका साई एक्स की जगह पे आपका ये एफ की जगह पे साई एक्स आ जाएगा, और क्या है, बस ये माइनस गामा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब गामा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये माइनस गामा स्क्वायर के बराबर, माइनस को बराबर के उधर ले जाओ तो आप बोल सकते हो माइनस ई माइनस वी एक्स इंटू 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये है मेरे पास। तो अगर मैं इसका गामा निकालने की कोशिश करूंगा तो गामा कैसे आएगा बताइए जरा। गामा जो मेरे पास निकलेगा, एक मिनट रुकिए, हाँ जी ठीक है, गामा जो निकलेगा, एक मिनट भैया, ओह एक मिनट रुकिए भाई, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, हाँ जी ठीक है। चलिए, अब जो गामा जो आएगा वो क्या होगा, ये गामा स्क्वायर के बराबर था ना ये तो। अब गामा कैसे निकालोगे, गामा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका रूट लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और जो रूट आएगा उसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, उसको इसी तरह से ब्रेक कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन फिर टाइम वाला भी तो इंट्रोड्यूस करोगे, तो टाइम वाला भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं साई एक्स को, तो जरा देखिए साई एक्स जो बनेगा वो बनेगा सम कांस्टेंट ए, वो मुझे पता नहीं क्या आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, मुझे देखना पड़ेगा अल्फा क्या है, इंटू ई की पावर माइनस जे के एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ई की पावर जे के एक्स। बोलिए दोस्तों, ये मेरे पास साई एक्स का एक्सप्रेशन आएगा यहां से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर साई एक्स का ये एक्सप्रेशन है तो इसमें मैं टाइम वाला भी तो लगाना है ना, साई एक्स टी चाहिए मुझे, तो इसके साथ ये और लगा दो। तो अगर आप ये और लगाओगे तो ये बन जाएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे के एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे ई बाई एच क्रॉस टी, एक तो ये आ जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग बन गया है, ध्यान से देखना, अल्फा एक्स इंटू ई की पावर जे के एक्स इंटू ई की पावर माइनस जे ई बाई एच क्रॉस टी, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ई की पावर जे को इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाएगा, के एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी, और यहां पे के एक्स प्लस बन जाएगा, यहां पे माइनस जे कॉमन ले लो, तो इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव बन जाएगी। ध्यान से देखिए, ये ट्रैवलिंग वेव, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करेगा किसी पार्टिकल, किसी क्रिस्टल के अंदर, तो वो एक वेव की तरह ट्रैवल करेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। के की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए, के की वैल्यू यहां से अगर आप देखोगे तो वो आपको निकालनी पड़ेगी, इसका इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो के आएगा। आगे आप देखिएगा जो वेव नेचर है उससे हम उसका मोमेंटम भी निकाल पाएंगे। अब आप बोलोगे सर मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है और वेव तो यहां से आ रही है, देखना दोनों चीज मर्ज हो जाएंगी इसमें, ठीक है।
तो वो मैं बताऊं, बट एक बार इसको सोल्व करना सीखिए कि क्या किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और इसका क्या एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आता है। उम्मीद है आपको ये केस समझ आया, ठीक है। हालांकि थोड़ा मुश्किल था, बट एक बार मैंने टाइम को सोल्व किया, टाइम के लिए मैंने जो टाइम वाला जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, और पहले मैंने टाइम हार्मोनिक केस जो था वो मैंने निकाला और देखा इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड आएगी वो भी आप निकाल सकते हो ना, किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो इसमें। बट एनीवे, अभी कुछ केसेस लेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये कैसे आपका ट्रैवल करता है, इसकी क्या स्पीड होती है, वो सब चीजें देखेंगे। बट कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने आपको एक बार बताया, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या बता रहा है। ये मेरा वेव फंक्शन है, तो पहली बात तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम और स्पेस में कैसे आपका मूव कर रहा है, आपका जो वेव है वो क्या क्या चीज है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है साई एक्स टी। दूसरी बात, अगर मैं इसका मोड का स्क्वायर कर दूं तो ये हमें एक नई चीज बताता है, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में कितना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अब सुनिए, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ए और बी भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो मेन इक्वेशन मेरे पास ये है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये मेरे पास मेन इक्वेशन है, इसको मुझे सोल्व करना है, क्योंकि जो टाइम वाला था वो तो मुझे पता है, टाइम वाला में फटाफट मैं क्या कर दूंगा, टाइम वाला में तो मुझे ये याद है भाई, इसका एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा। मुझे मेनली इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, वो ये डिसाइड करेगी बाउंड्री कंडीशन। जरा देखिए बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। अब जरा बाउंड्री कंडीशंस को समझते हैं कि बाउंड्री कंडीशन क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन, अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है किसी रीजन में, किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मस्ट बी 1, इसकी वैल्यू 1 बनेगी। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। प्रोबेबिलिटी 1 होने का क्या मतलब है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पक्का पार्टिकल होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हमेशा 1 रहेगा, पहली बाउंड्री कंडीशन है, ऑलवेज याद रखिए। दूसरी बाउंड्री कंडीशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन है साई एक्स टी एंड डी साई एक्स टी बाई डी एक्स, ये जो होंगे ये मेरा फाइनाइट होगा, इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट आनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड आनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस, ये आएगी दोस्तों। इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस आएगी। ये भी सही, ये भी एक बाउंड्री कंडीशन आप ये बोल सकते हो। अब आप बोलोगे ये कैसे अचीव हुआ, ये कैसे इस कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंच सकते हो, बताऊंगा मैं आपको। एक चीज और मुझे यहां से पता चलती है, यहां से एक चीज, ये वेव फंक्शन मुझे और एक और चीज बताता है। क्या? देखो, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हो, जैसे न्यूटोनियन प्रिंसिपल जब आप पढ़ते हो, वहां पे आप एक पार्टिकल की प्रिसाइज लोकेशन बता सकते हो, उसकी बता सकते हो स्पेस में क्या पोजीशन है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स आप बोल सकते हो, उसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि एक पार्टिकल जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाती है, उसको आप एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां से हमें ये भी पता चलता है, ये डेंसिटी के हिसाब, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है ये, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं ये बोल दूं, जरा इसका मतलब समझते हैं ये क्या कर रहा है, फाइनाइट का मतलब समझते हैं, फाइनाइट का क्या मतलब है। सोचिए अगर मैं ये बोल दूं कि डी साई एक्स टी मेरा इनफाइनाइट है, इसका क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लीजिए इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब उस पोजीशन पे जहां पे ये इनफाइनाइट है, उस पोजीशन पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब उस पोजीशन पे पार्टिकल मस्ट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे होगा ही होगा। इसका मतलब आप एग्जैक्टली उसकी लोकेशन बता पा रहे हो। जबकि मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया क्वांटम मैकेनिक्स में आप जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनकी आप एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो ये कहता है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हुई है। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता दोस्तों, इससे आपका वॉयलेट हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है भाई, समझ आया? सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, आप बोलोगे सर ये सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, ये कैसे आप बोल रहे हो, ठीक है।
जरा देखिए, ये मेरे पास इक्वेशन है दोस्तों। अगर मैं इसमें ये बोलूं कि e माइनस वी एक्स अगर ये फाइनेट है, एक मिनट के लिए मान लेता हूं फाइनेट है, तो ये मेरे पास फाइनेट आएगा। फिर ये तो मेरे पास फाइनेट है ही, ये तो मैंने बोल ही दिया, ये इनफाइनेट हो ही नहीं सकता। ये मेरे पास फाइनेट है। अगर मैं इसको भी फाइनेट मान लूं एक मिनट के लिए, इसको भी अगर मैं फाइनेट मान लूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डी स्क्वायर एक्स, तो अब जरा देखिए, मैं अगर बोलूं इफ e माइनस वी एक्स इज फाइनेट, अगर ये मेरा फाइनेट आ जाए तो मैं बोल सकता हूं डी स्क्वायर साई एक्स टी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी मेरा क्या बनेगा, फाइनाइट। ये आपका फाइनाइट बनेगा। और इसको फाइनाइट होने के लिए जरूरी है क्या, इसको फाइनाइट होने के लिए जरूरी है कि डी साई एक्स बाई डी एक्स क्या हो, बताओ जरा, ये मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फाइनाइट बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आगे आप देखेगा, मैं आपको आगे अगला जो जब इसके एप्लीकेशन समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ये जो है ये आपके मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को। आगे आप पढ़ोगे देखना, अभी के लिए बस आप मेरे पे भरोसा करके चलोगे, ये मोमेंटम बता रहा है। अभी मैं 15-20 मिनट के बाद जब उस टॉपिक पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोमेंटम क्या होता है, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए, बताओ जरा, ये सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट होना चाहिए, सही है, क्योंकि ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ये कॉन्टिन्यूस है मेरा, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, बताओ जरा, साई एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। बिकॉज ये फंक्शन है, देखा जाए तो नाम से क्लियर है, फंक्शन, वेव फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होते हैं, ठीक है। फंक्शन में स्पेस की एक वैल्यू पे, स्पेस की एक, अगर मैं एक्स की एक वैल्यू लूँ तो उस पर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मल्टीपल जगह नहीं हो सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जगह एक टाइम पे नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सिंगल वैल्यूड, ठीक है, एंड फाइनाइट। फाइनाइट तो पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो खैर ये मेरी कुछ बाउंड्री कंडीशंस है दोस्तों। एक तो ये बाउंड्री, ये तो मस्ट है भाई, ये ध्यान रखिए, और इसको भी थोड़ा याद रखिएगा कि ये क्या होती है। चलिए एक दो मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, सो दैट आपको इसमें क्लैरिटी आए और इसको आप समझे कि बेसिकली ये क्या चीज है। तो मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, जरा देखिए, मेरे पास 2-3 केसेस हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ केसेस लिए हैं, मेरे पास 3 केस है, आपको बताना है कौन सा केस जो है वो वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कौन से केस में जो वेव फंक्शन दिया गया है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं पहला केस ले लूं, और पहला केस ले रहा हूं, मान लीजिए साई एक्स टी आपको दे रखा है सम कांस्टेंट सी फॉर ऑल एक्स। क्या ये वेव फंक्शन पॉसिबल है, क्या ये ऐसा हो सकता है, बताइए, क्या ऐसा वेव फंक्शन पॉसिबल है। आंसर इज नो, नहीं जी। क्यों नहीं है बताइए, क्या दिक्कत है इसमें। अगर मैं ये बोलूं साई एक्स टी का मोड का स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट मस्ट बी 1, क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या। मुझे बाउंड्री कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं चेक करूं तो ये बनेगा सी स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और सी इज फाइनाइट नंबर, ठीक है, कॉन्स्टेंट है कोई सी। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये तो इनफाइनाइट बनेगा भैया, ये फाइनाइट नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है भाई, इस तरह का वेव फंक्शन हो ही नहीं सकता, ये गलत है। अब दूसरी केस देखिए, दूसरा केस, अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई वेव फंक्शन दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है सम सी, कुछ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू में भी मान लीजिए आप बोल दीजिए 2 सेंटीमीटर टू में भी 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में सी है, एंड मे बी 3/2 सी दे रखा है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, मे बी 5 सेंटीमीटर से लेके और 10 सेंटीमीटर तक। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वेव फंक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, सुनिए, अगर मैं एक्स के साथ प्लॉट करूं, ठीक है, तो जरा देखिए 2 से लेके और 5 तक आपका सी वैल्यू है, 2 से लेके 8 तक, और फिर 5 से लेके 10 तक आपकी क्या वैल्यू बताओ, 3/2 मतलब 1.5 सी भी वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपको बताया कि मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मल्टीपल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहां पे 2 वैल्यू आ रही है ना, देखो 5 और 8 के बीच में कोई वैल्यू लेते हो तो 2 वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका ये भी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी गलत हो गया। इस तरह का वेव फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा देखिए, अगर मैं एक और केस ले लूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई वेव फंक्शन है एक्स टी, और मैं उसको ले रहा हूं जे सी एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
एंड लीनियरली डिकेज एंड बिकम जीरो एट, जीरो बन जाएगा एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर पे ये है, 2 सेंटीमीटर पे जीरो बन रहा है और 10 पे भी जीरो बन रहा है, मतलब डिके हो रहा है इस तरह से, और बाकी जगह तो जीरो है ही। मतलब x लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड x ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, जीरो है, xt मेरा जीरो है। ठीक है भाई, इस पूरे रीजन में जीरो है, लेकिन 5 पे कितना था ये, और इसके बाद ये आपका डिके हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 पे भी जीरो हो रहा है और 10 पे भी जीरो हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो लीनियरली डिके हो रहा है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो साई एक्स जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, बताइए, ये बनेगा जे सी। सबसे पहले जरा देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 2 पे ये है जे सी, सॉरी 5 पे है जे सी, और 2 पे क्या बन रहा है ये, जीरो, और फिर कहां पे जीरो बन रहा है, 10 पे भी आपका जीरो बन रहा है, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब जरा ये लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहली ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी ये बनेगी जे सी बाई 3 और ये बनेगा x माइनस 2। चेक करके देखो, x की वैल्यू अगर आप 2 सेंटीमीटर रखोगे तो जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 से 3 कट जाएगा, जे सी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेके और 5 के बीच में। अच्छा, दूसरा मैं लिख रहा हूं माइनस जे सी बाई 5 और ये बन जाएगा x माइनस 10। चेक करके देख लो, 5 पे क्या बनेगा, 5 पे ये जे सी बन जाएगा और 10 पे ये जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का बनेगा भाई, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 5 से लेके 10 तक, मल्टीपल वैल्यू नहीं है भाई, ध्यान देना, x की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इस तरह का फंक्शन बन गया। अब क्या ये पॉसिबल है, तो सबसे पहली कंडीशन जरा निकालते हैं। पहली बात तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो सही है, ठीक है, xt इसके जो मोड का स्क्वायर है दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए, बताओ, 1। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बनेगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा 2 से लेके 5 तक, ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर dx प्लस बोलिए 5 से 10 क्या बन जाएगा बताओ जरा, सी स्क्वायर बाई 25 और ये बन जाएगा x माइनस 10 इसका स्क्वायर dx, दिस मस्ट बी 1। यहां से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, जो मेरे पास c की वैल्यू आएगी, जो मैंने कैलकुलेट किया है इसको, c इज 0.612। इसका मतलब c एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा जिसमें ये 1 बन रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल केस है। ठीक है, और सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है भाई, तो पॉइंट को समझिए, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक वैलिड वेव फंक्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा बाकी जगह देखिए ना, बाकी जगह मतलब यहां पे साई एक्स जीरो है। आप बोलोगे सर जीरो का क्या मतलब है, जीरो कैसे हो सकता है, जीरो हो सकता है, सुनिए, यहां पे सोचिए कि जो मेरी वेव इक्वेशन थी, यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये जीरो है, आप बोलोगे सर ये तो फाइनाइट होना चाहिए। देखो ये अगर जीरो है और मैं चाह रहा हूं ये फाइनाइट आए, तो दिस मस्ट बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये इनफाइनाइट होगा और ये जीरो होगा तो इनफाइनाइट इंटू जीरो, इनफाइनाइट इंटू जीरो क्या हो जाएगा बताओ जरा, फाइनाइट बन जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी फिर। ठीक है, पॉइंट को समझिए भाई, तो इसका मतलब है जहां पे साई एक्स जीरो होगा, जहां पे साई एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वहां पे आप ये बोल सकते हो ई और वी में भी कोई भी आप बोल सकते हो, ये क्या होना चाहिए बताओ, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस आप बोलोगे कि साई एक्स तो जीरो हो गया सर, अगर मेरा साई एक्स जीरो हो गया तो सिंगल वैल्यूड और उनका क्या मतलब रह गया। सही बताऊं तो आप ये बोल सकते हो साई एक्स इज जीरो, साई एक्स मेरा जीरो बनेगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं डी साई एक्स बाई डी एक्स विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा बस, इट मे बी डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, ये मेरा डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये मेरा जीरो बन रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन बाकी बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो आपकी सेटिस्फाई करेंगे, जो बाकी बाउंड्री कंडीशंस थी ये सारी आपकी सेटिस्फाई करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। बस आप ये पॉइंट याद रखिए, जहां पे साई एक्स जीरो हो गया वहां पे एनर्जी जो है या फिर वी जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है ना, खैर, तो मैंने आपको समझाया कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है और कैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन को हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आपका मूव करेगा, तो वो चीज़ हमने देखा। ठीक है ना, और उसके ऊपर हमने फिर एक क्वेश्चन भी किया। मैं चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन और किया जाए। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, जरा देखिए।
आपको एक वेव फंक्शन दे रखा है, देखिए आपको साई एक्स टी इसका मोड आपको दे रखा है, और उसकी जो वैल्यू है मेरे पास, मैं आपको बता दूं, साई एक्स दे रखा है, नॉट टी, टी तो वही है टाइम हार्मोनिक फील्ड है, ई की पावर जे ओमेगा टी लगा देना साथ में, तो वो दे रखा है सी ई की पावर जे के एक्स, कुछ इस तरह का दे रखा है। और वो कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2 से लेके 2 सेंटीमीटर से लेके, और वो आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर तक, 22 सेंटीमीटर तक दे रखा है भैया आपको, ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। और इसका जो मोड है वो फिर कहां से कहां तक आएगा, 2 से लेके 22 तक आएगा, और क्या बन जाएगा, कांस्टेंट सी, वो बन जाएगा कांस्टेंट सी। आपको सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, सो दैट दिस वेव फंक्शन दिस बिकम वैलिड वेव फंक्शन। आपको बताना है एक्स सी की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये मेरा वैलिड वेव फंक्शन बन जाए। बड़ा आसान है, कैसे बताओ, बताइए, बाउंड्री कंडीशन लगा दो, साई एक्स के मोड का स्क्वायर dx। आप बोलोगे सर टी नहीं लिया, अगर टी ले भी लेते हो तो मोड में टी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस जे ई बाई एच क्रॉस टी जो होगा, इसका अगर आप मोड लोगे तो वो 1 बन जाएगा दोस्तों। जो ये जो फंक्शन है दिस विल बी इंडिपेंडेंट, मोड लेते ही वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका अगेन साई एक्स के मोड के बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, मुझे सी की वैल्यू बतानी है सच दैट ये एक वैलिड वेव फंक्शन हो जाए, तो आप बताइए क्या बनेगा। अगर मैं सी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके मोड का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब सी स्क्वायर डीएक्स, और कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहां पे लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज जो फंक्शन है वो तो कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 22 तक, तो 2 से 22 तक, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो सी स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू क्या बनेगी, 1/√20। बहुत बढ़िया भाई, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। सी कितना बन गया, 1/√20। तो जो मेरे पास जो वेव फंक्शन बनेगा साई एक्स, दैट विल बी ई की पावर जे के एक्स, कुछ इस तरह का बन जाएगा भाई, ई की पावर जे के एक्स। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का मेरे पास वेव फंक्शन बन जाएगा। अब सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ किसी पार्टिकल की 2 से लेके 4 सेंटीमीटर के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इससे लेके यहां से लेके यहां तक इनके बीच में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे पास, इसका मोड का स्क्वायर लोगे तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बनेगी बताओ जरा, वो बनेगी 1/20 ई की पावर जे 2kx, ये तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। इसका मोड लेना है, मोड लोगे तो ये हट जाएगा बस, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो बनेगी वो इसका मोड होता है भाई, मोड का स्क्वायर। तो बताओ ये मोड है लोगे तो इसका ये हट जाएगा, 1/400 बन जाएगा, 1/20 बन जाएगा माफ कीजिएगा, ये तो मैंने इसका मोड लिया ना यार, इसका स्क्वायर भी तो लो ना। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। बट मुझे बताना है 2 से लेके 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब इसको 1/20 dx कर दीजिए, और 2 से लेके 4 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहां से लेके यहां तक की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो होती है उसको हम देखते हैं, कैसे उसको सोल्व करते हैं, और उसका क्या मतलब होता है, उससे कैसे हम पार्टिकल का जो मोशन होता है, उसकी जो वेव होती है, उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, कुछ एक एक केसेस लेते हैं और उनमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, एप्लीकेशन। अब जरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखते हैं भाई। तो मैं आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशन बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है। सबसे पहला हम जरा देखते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस, ये जरा देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्पेस में कैसे मूव करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई फ्री स्पेस है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है कोई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका जो वी लोगे आप, वो वी मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो दो चार्जेस के बीच बनती है ना। सोचिए एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, उनके बीच में r डिस्टेंस है, ठीक है। तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r, ये उसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच की। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है फ्री स्पेस में, मुझे उसका मोशन स्टडी करना है कि कैसे वो मूव करेगा, तो मैं बोलूंगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी दैट मस्ट बी 0। तो इन दैट केस फिर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी
बताइए, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, उसमें बस आप v की वैल्यू 0 कर दो, यहां पे v की वैल्यू 0 कर दो, तो अब बोलिए क्या बनेगा ये जो बनेगा इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अब जब देखिए ये माइनस गामा स्क्वायर के बराबर है, तो माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 2me एच क्रॉस का स्क्वायर। तो यहां से गामा की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, गामा इक्वल टू बताइए जे रूट ऑफ 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। तो यहां से अल्फा क्या बन गया मेरा 0, और के की वैल्यू जो आएगी अल्फा प्लस जे के होता है ना, के मतलब प्रोपेगेशन फेज कांस्टेंट, तो फेज कांस्टेंट जो बनेगा वो बन जाएगा रूट ऑफ 2me अपॉन एच क्रॉस। बहुत बढ़िया, भाई मजे आ गए। ये आगे चल के देखना, ये बहुत बढ़िया चीज बनेगी, मैं अभी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई। अब जरा इसका जो एक्सप्रेशन आएगा साई एक्स वो भी जरा लिख देते हैं। अब बताइए सम कांस्टेंट ए, अल्फा 0 है, अल्फा 0 तो ई की पावर अल्फा एक्स वो 0 बनेगा, ई की पावर बोलिए जे के एक्स, अल्फा एक्स प्लस जे के एक्स होता ना, और के की वैल्यू क्या है बताओ जरा, रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एक्स प्लस बी ई की पावर जे माइनस जे रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एक्स। बोलिए दोस्तों, ये बन गया। ये केवल एक्स में आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन चाहिए, मुझे पूरा वेव फंक्शन चाहिए। तो इसमें टाइम का क्या कर दूं बताओ, ई की पावर क्या लगा दूं, जे, आपको याद होगा फाई टी हमने निकाला था, टाइम का जो फंक्शन था वो क्या था, ई की पावर माइनस जे ई अपॉन एच क्रॉस टी, ये आया था हमारे पास। तो अगर मैं ये और इसके साथ लगाऊंगा तो ये बनेगा ए ई की पावर जे, बाहर ले लो, रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी। ठीक है भाई, अच्छा, प्लस बी ई की पावर जे माइनस जे रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एक्स प्लस ई बाई एच क्रॉस टी, ये बनेगा दोस्तों। अब आप बताइए, ये मेरी बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है और ये मेरी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग, कोस के अंदर ले ना, इसका रियल पार्ट निकाल के देखो, कोस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग है, बैकवर्ड कोई भी वेव तब आती है जब कहीं पे टकराती है और फिर उससे इंसिडेंट होके वापस मतलब टकरा के फिर वापस आती है, तब बैकवर्ड वेव बनती है। अब आप सोचिए मेरे पास फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में मैं इमेजिन कर सकता हूं कि बैकवर्ड वेव है ही नहीं, कोई बैकवर्ड वेव आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब इसको मैं क्या मान सकता हूं, 0, बैकवर्ड वेव बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फाई एक्स टी जो मेरे पास वेव फंक्शन बनेगा, मतलब जो फ्री स्पेस है उसके अंदर जो मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करेगा वो किस तरह ट्रेवल कर रहा है, वो एक वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, और वो है ए ई की पावर जे, आप बोल सकते हो रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी। मजे आ गए दोस्तों, ये एक वेव इक्वेशन है, इसकी स्पीड भी निकाल सकते हो आप, क्या स्पीड होगी, ट्रेवलिंग स्पीड, ठीक है। ये आपका के बन गया और ये ओमेगा बन गया, ठीक है। तो ओमेगा बाई के जो होता है मेरे ख्याल से वही था, आप जरा देखिएगा लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था ट्रैवलिंग स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज है, के की वैल्यू क्या है, के इज रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस, और के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, के इज 2 पाई बाय लैम्डा। अब यहां से मैं अगर लैम्डा निकालूं तो या इसको लैम्डा को इधर ले आता हूं और एच को इधर ले आता हूं, या ऐसे कर लो ना, सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एच क्रॉस अपॉन रूट ऑफ 2me। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। और एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस होता है एच बाई 2 पाई, और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये बन जाएगा एच अपॉन में रूट ऑफ 2me, दैट इज लैम्डा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ मुझे पता है, जो लैम्डा होता है वो होता है एच अपॉन पी, तो पी जो मोमेंटम होगा वो मुझे पता चल गया कि उसका मोमेंटम क्या होगा। ध्यान से देखिए, वेव इक्वेशन भी आ गई इलेक्ट्रॉन की और उसका मोमेंटम भी आ गया मेरे पास, इसका मतलब पार्टिकल नेचर भी ये दिखा रहा है और ये मेरा वेव नेचर भी दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये कौन सा, एक सिंपल केस लिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन आपका फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वो मोशन की क्या इक्वेशन होगी वो हमने देखा। अभी कोई क्रिस्टल में हम मूव नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल में भी देखेंगे आगे चल के, आप देखिएगा आगे में भी। जो एक साइंटिस्ट हुए उनका नाम था एफ ब्लॉक, ठीक है,
तो उन्होंने हमें बताया कि वेव फंक्शन क्या आएगा अगर पीरियोडिक उसमें पीरियोडिक पोटेंशियल वेरिएशन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका क्या फंक्शन बनेगा, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल के लिए सिंपल केस देखिए। तो हमने देखा कि किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं टाइम को एक बार हटा दूं, एक बार जरा मैं केवल स्पेस का फंक्शन देखूं 1 मिनट के लिए, तो साई एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा ए ई की पावर जे 2me √2me बाई एच क्रॉस, कुछ इस तरह का बनेगा। अब मुझे बात आइए, अगर मैं ये बोलूं डी साई एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा ए सम कांस्टेंट, पता नहीं वो क्या हो, कुछ भी हो सकता है, ए सम कांस्टेंट रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस, यहां पे x था ना भाई, ठीक है, एक बार देख लो, ऐसा ही कुछ बनेगा e की पावर j रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस और x साथ में ही आ जाएगा। तो दिस इज अगेन वेव फंक्शन साई x, या a इंटू दिस, इसको मैं साई x लिख देता हूं, तो ये बन गया रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस एंड दिस इज साई x, और ये बन जाएगा डी साई एक्स बाई एक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन लिखवाई थी, मैंने आपको बताया था डी साई एक्स बाई डी एक्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, रिलेटेड टू मोमेंटम, मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है। और मोमेंटम क्या होता है, सिंगल वैल्यूड और आपका आप बोल सकते हो सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये तो फाइनाइट पहले ही बोल दिया हमने, अब ये सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या बनना चाहिए बताओ जरा, ये भी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट होना चाहिए। समझ आया मेरा पॉइंट, ये तो कांस्टेंट है ना यार, इसको मत देखिए। तो डी साई एक्स बाई डी एक्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, तो ये यही चीज मैंने बताई थी जब आपको बाउंड्री कंडीशंस मैंने लिखवाई थी, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्पेस में क्या कैसे मूव करेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, काफी इंपॉर्टेंट केस था ये, ठीक है। अब एक दो बातें और सीखते हैं यहां से। मुझे बताइए इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ए स्क्वायर, इंटरेस्टिंगली ए स्क्वायर बनेगी। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गई है। अब आप सोचिए अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यहां से क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, यहां से आप ये बोल सकते हो कि इन द स्पेस एट एवरी पोजीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम। पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करने की वो हर जगह सेम है, विच इज ए स्क्वायर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो अब ये जो है ये आपकी जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हेजनबर्ग बोलता है कि आप वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, आप एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसके साथ भी आपकी जुड़ी हुई है और ये बिल्कुल उस चीज को भी दिखा रही है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये केस समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस जरा देखते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्पेस में कैसे मूव करता है। एक और केस है अभी, अब आप अगला केस लिखिए, और वो है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन में इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ले लूं तो क्या होगा, ठीक है। या इसको ट्रैप्ड वेल भी बोल सकते हो, मतलब ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, या बाउंड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, बाउंड पार्टिकल, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रॉन का केस लूंगा तो यहाँ पे एमई लगाऊंगा भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। मास की जगह एमई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 देखिए, अब दूसरा केस देखते हैं, मैं 2-3 ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। अब जरा देखते हैं, अगर कोई बाउंड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, या बाउंड पार्टिकल आप बोल दीजिए, ज्यादा जनरलाइज अगर सेंस में बोले तो, मतलब अगर वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है तो कैसे उसको सोल्व करें। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का क्या मतलब है, मेरे पास एक ऐसा कोई वेल है, मतलब किस पोजीशन में x इक्वल टू 0 पे मान लीजिए, 0 से लेके a तक है मान लीजिए, और यहां पे जो पोटेंशियल है मेरा वो इनफाइनाइट है दोस्तों, जो पोटेंशियल है मेरे पास वो इनफाइनाइट है, और यहां पे भी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वो इनफाइनाइट है। तो मुझे देख, और पार्टिकल जो है वो इस रीजन के अंदर है, मुझे बताना है कि उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, उसका वेव फंक्शन क्या होगा, ठीक है, वो मुझे जरा सोल्व करना है। तो मुझे एक बात है, ये वो बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये मेरा बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके अंदर है भाई। तो यहाँ पे 3 रीजन है मेरे पास, ये रीजन 1 है, ये मेरे पास रीजन 1 है, ये मेरे पास रीजन 2 है, रीजन 2 है, और ये यहाँ पे मेरे पास रीजन 3 है। मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मेरा इस रेंज में है, इस वेल के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इस वेल से निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि निकलने के लिए उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल।
इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, या इस पार्टिकल को क्या बोला जाता है, बाउंड पार्टिकल। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, इधर v मेरा इनफाइनाइट हो गया, vx क्या हो गया मेरा, बताओ, vx मेरा इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन याद हो, क्या कि अगर मेरा vx इनफाइनाइट बन जाएगा तो साई x क्या बनेगा, 0। इसका मतलब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, दैट विल बी 0, और इस रीजन में भी 0। या दूसरे सेंस में आप ये बोल सकते हो, अगर पार्टिकल इनफाइनाइट वेल के अंदर है तो वो कभी भी इससे निकल नहीं सकता, आप उसको कितने भी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, वो उससे जंप करके उस एनर्जी वेल से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के फाइंड करने की, वो हमेशा इसके अंदर होगी, मतलब इसी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूं तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है, डी स्क्वायर साई एक्स, मैं सिर्फ पोजीशन का फंक्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना भाई। ठीक है, डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए क्या था, ई माइनस वी था कि वी माइनस ई था, तो देखो इक्वेशन में क्या था बताओ, ई माइनस वी। ठीक है, अब v की वैल्यू 0 होगी, यहां पे ऊपर इनफाइनाइट है ना, जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि यहां पे इनफाइनाइट है तो यहां पे मैं 0 मानता हूं, तो इसका अंदर यहां पे क्या लिखूंगा, 2m e by h क्रॉस इंटू साई एक्स इक्वल टू 0, ये बन जाएगा दोस्तों, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां से साई एक्स मुझे निकालना है, तो अब जो होगा, अब सुनिए, अब इसमें सिर्फ केवल जैसे पिछले केस में आपने वो बैकवर्ड को 0 कर दिया था ना, वो 0 नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा 0 बताइए, क्योंकि इन दिस केस अब क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अब यहाँ पे बाउंड्री आ रखी है, बाउंड्री आ रखी है तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो, वेव का रिफ्लेक्शन भी तो होगा, जो वेव फंक्शन होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट वेव आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, तो उससे दोनों को मिला के फिर यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इस बार वो जो दूसरा जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, वो 0 नहीं होगी दोस्तों। तो इसका मतलब इंसिडेंट और मतलब इंसिडेंट वेव आएगी और फिर रिफ्लेक्टेड वेव भी, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और उसकी वजह से अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम आ गया तो क्या बनेगी बताओ, उससे आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो वेव जो साई एक्स बनेगा वो एक स्टैंडिंग वेव नेचर का होगा। जरा देखिए मैं बताता हूं आपको, ये क्या है मेरा गामा माइनस गामा स्क्वायर, तो गामा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू जे रूट ऑफ, तो इसका मतलब एक तो अटेन्युएशन कांस्टेंट 0 है मेरा, कोई अटेन्युएशन कांस्टेंट नहीं आएगा, अल्फा 0 है मेरे पास, और ये के बन जाएगा, के इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2me बाई एच क्रॉस, बाई एच आ जाएगा, नॉट एच क्रॉस, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनिए, इसका जब एक्सप्रेशन निकालोगे तो इसमें एक तो ऐसे बनेगा, e की पावर माइनस, बोले क्या बनेगा, माइनस के एक्स ऐसे बनेगा, और एक बनेगा b e की पावर प्लस के एक्स, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा। अब सुनिए, अगर ये a और b बराबर हो गए मेरे पास, जो कि इस केस में बराबर आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन बनेगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का बनेगा, a cos के एक्स प्लस सम b sin के एक्स, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा, x में स्टैंडिंग आएगा। बट क्वेश्चन ये है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी, वो मुझे देखना है। अच्छा, इसको a1 लिखो, इसको b1 लिखो, और उससे जब आप साइन और कोस में करोगे तो इस तरह के मेरे पास दो पार्ट आएंगे। ठीक है ना, इसको जब सोल्व करोगे तो इस तरह के मेरे पास दो पार्ट आएंगे। ठीक है, a1 और b1, ये a और b है, ये अलग चीज है भाई, ये सेम नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों वो अब इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, बट आप पॉइंट को समझ जाओ कि इसका सॉल्यूशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं साई एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पे साई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आप बताइए, अगर साई एक्स मेरा 0 है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पे, तो पहले बात तो x इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे दिया तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a की वैल्यू 0 आएगी। तो साई एक्स क्या बनेगा, साई एक्स बनेगा मेरे पास b साइन के एक्स, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब x इक्वल टू a पे भी तो 0 होना चाहिए ये, अगर x इक्वल टू a पे देखूंगा तो ये बनेगा ka, और ka की वैल्यू अंदर जो बनेगा ना x इक्वल टू a पे, ये बनेगा ka, और ka मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, n पाई, तभी 0 बन पाएगा। तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए, या सॉरी k क्या होना चाहिए, यहां से k मस्ट बी इक्वल टू n पाई बाई a। k की वैल्यू ये होनी चाहिए दोस्तों, k की डिस्क्रीट वैल्यू लाई करेंगे, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3, और सच बताऊं तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। खैर फिलहाल इसको छोड़िए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो फिलहाल कोई मैं कोई एटम नहीं, मटेरियल नहीं ले रहा हूं कोई, ठीक है ना, कोई क्रिस्टल नहीं ले रहा हूं फिलहाल, तो n को n डिस्क्रीट वैल्यूज रखिए। तो k की जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी k की। ठीक है भाई, और जो साई एक्स बनेगा मेरे पास, जो वेव फंक्शन बनेगा साई एक्स मस्ट बी इक्वल टू b
साइन ऑफ, बोलिए क्या बना, बी साइन ऑफ n पाई बाई a इंटू एक्स। अब बताओ b कैसे निकालोगे, फाइंड b निकालने का आसान तरीका है क्या, मुझे पता है अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं साई एक्स के मोड के स्क्वायर को, कहां से कहां तक बताओ, 0 से लेके a तक, तो दिस मस्ट बी 1। वैसे आप बोलोगे सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 होना चाहिए, नहीं, मुझे पता है कि पार्टिकल इससे निकल नहीं सकता, तो इसका मतलब पार्टिकल की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी एग्जिस्टेंस की, वो हमेशा इसी के अंदर होगी। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं नेट प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मस्ट बी 1, 0 और a के बीच में तो एग्जिस्ट करेगा पार्टिकल, ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx, और इसको अगर आप सोल्व करोगे फ्रॉम 0 टू a, दिस मस्ट बी 1, दिस मस्ट बी 1, ये 1 होना चाहिए। और यहां से आप b की वैल्यू मेरे ख्याल से आप फाइंड कर सकते हो, b मस्ट बी इक्वल टू, जो मैंने b की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज, मैं आपको बताता हूं, दैट इज रूट ऑफ 2 बाई a, मतलब मेरे पास क्या आ गया, वेव फंक्शन पता चल गया मुझे, वे x का फंक्शन पता चला है। t का और लगा सकते हो आप, t का भी निकाल सकते हो, बताऊंगा मैं आपको, जरा देखिए। तो ये एक स्टैंडिंग वेव बनेगी दोस्तों, जरा देखिए, 2 बाई a साइन ऑफ n पाई x बाई a, ये बन गया दोस्तों। इस तरह का मेरे पास वेव फंक्शन आएगा। अब आप बोलोगे सर टाइम का और नहीं लगाया, तो e की पावर j माइनस ऑफ वो लगा दो, उसका केवल रियल पार्ट लगा दो ना, तो यहां पे एक और चीज आ जाएगी, अगर साई एक्स टी आपको लिखना हो तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2 बाई a इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई a इंटू e की पावर माइनस j e बाई एच क्रॉस टी आएगा ना, तो उसका मैं रियल पार्ट लिख लेता हूं, कोस ऑफ e बाई एच क्रॉस टी। तो स्टैंडिंग वेव बन गई है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, जो मेरा वेव फंक्शन होगा, जो मेरा पार्टिकल होगा, n की अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं यहां पे, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूं, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, तो n की वैल्यू 1 पे इस तरह का इसका वो एग्जिस्ट करेगा, साइन है ना, यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा, साई एक्स की वैल्यू यहां पे भी 0 होगी, यहां पे भी 0 होगी, ठीक है, इस तरह का बनेगा। टाइम को छोड़ दीजिए एक बार, टाइम में तो बस एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, बस और कुछ नहीं। स्टैंडिंग वेव बनेगी। n की वैल्यू 2 पे देखिए, n की वैल्यू 2 पे क्या होगा, n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो यहां पे जब ये दिखाओगे तो ये इस तरह का बनेगा, n की वैल्यू 2 के लिए यहां पे 2 पाई x बाई a आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पे क्या बनेगा, n की वैल्यू 3 पे कुछ इस तरह का बनेगा वेव फंक्शन, जो है n इक्वल टू 3 पे अगर आप देखें तो इस तरह का कुछ बनेगा दोस्तों, ये बनेगा वेव फंक्शन, साई एक्स की वैल्यू अभी मेरे पास ये साई एक्स, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की को प्लॉट करूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाऊं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, तो n की वैल्यू 1 के लिए देखिए, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरह की बनेगी। n की वैल्यू 2 के लिए देखिए, n की वैल्यू 2 के लिए कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगी। n की वैल्यू 3 के लिए अगर आप देखें, n की वैल्यू 3 के लिए 3 आ जाएंगे बस, यहां पे और कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगी। अलग अलग n के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है या जो पार्टिकल है उसका किस तरह का वेव फंक्शन बनेगा, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या आएगी अगर मैं क्या ले लूं, इनफाइनाइट वेल ले लूं, तो अगर मैं इनफाइनाइट वेल ले लूं तो उसके अंदर कैसा बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। यहां से मुझे एक और चीज पता चली, वापस आता है k के ऊपर, k इक्वल टू n पाई बाई a एंड k इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां से k स्क्वायर निकालूं तो जरा देखिएगा, ये बन जाएगा 2me बाई एच क्रॉस का स्क्वायर, ये बन गया k स्क्वायर इक्वल टू n पाई बाई a, k की वैल्यू क्या थी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये जो है ये मेरा k का स्क्वायर लिखा है मैंने, तो जरा ध्यान से देखिए, ये k का स्क्वायर लिखा है, ये बन गया मेरे पास। तो यहां से एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, E इज इक्वल टू, बोलिए, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me, इलेक्ट्रॉन है तो me कर दो। अब ये एक बढ़िया चीज है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एनर्जी जो आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। जो पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के अंदर होगा उसकी जो एनर्जी आएगी वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्टेट में नहीं होगा, उसकी कुछ फाइनाइट एनर्जी एग्जिस्ट करेंगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, एन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, एन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। असल में आप बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पोटेंशियल वेल आपने जो लिया है, सोचिए मैं कोई हाइड्रोजन एटम ले लूं, सोचिए एक मिनट के लिए, कोई मान लीजिए हाइड्रोजन एटम ले लूं, तो हाइड्रोजन एटम में
सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आप ये कह सकते हो यहां पे आपकी माइनस इन्फाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि QQ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। R की वैल्यू 0 बिल्कुल इसके सरफेस पे अगर आप देखोगे, न्यूक्लियस जो है इसके बिल्कुल पॉइंट पे ये बन जाएगा माइनस इन्फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बनेगा माइनस इन्फाइनाइट। और बिल्कुल अगर दूर चले जाओगे तो 0 बन जाएगी। तो जरा देखिए जो एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। यहां पे जो एनर्जी आएगी वो 0 हो जाएगी, यहां पे माइनस इन्फाइनाइट है। अगर मैं इसको 0 बोल दूं 1 मिनट के लिए तो इसको मैं क्या बोलूंगा फिर, इन्फाइनाइट। तो उसी का तो अप्रोक्सीमेशन है ये, उसी का तो अप्रोक्सीमेशन है ये इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल, उसी का तो अप्रोक्सीमेशन है ये देखा जाए तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिस्क्रीट एनर्जी होंगी। एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग एन की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए अलग अलग एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। के की जो वैल्यू है, के की वैल्यूज भी क्या आई है बताओ, डिस्क्रीट वैल्यूज आई है। के की वैल्यू डिस्क्रीट आएंगे, और क्योंकि के की वैल्यू डिस्क्रीट है तो आपकी जो एनर्जी आएगी वो भी आपकी डिस्क्रीट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, वो भी क्वांटाइज्ड होगी दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये 2 केस लिए और 2 केसेस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस आगे भी देखेंगे। देखना इससे आपका जो ई के डायग्राम है वो बनेगा भी, ठीक है। अभी थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट 1-2 एपिसोड के बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ हूं इतना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भाई, ठीक है। तो इन सबको आप समझिएगा कि कैसे हम श्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करते हैं और कैसे हम वेव फंक्शन फाइंड करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और जो हमारी डेंसिटी होती है उसका सिग्निफिकेंस जो होता है वो क्या चीज़ होती है। उम्मीद करता हूं आज का जो एपिसोड है आपको समझ आया, क्योंकि मेरा टाइम हो गया आज के एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और अभी मैं हाइड्रोजन एटम को लेने वाला हूं और हाइड्रोजन एटम में देखने वाला हूं कि किस तरह से कैसे मेरा ये जो एनर्जी है ई की वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो श्रोडिंजर इक्वेशन होती है उसका मेन पर्पस क्या है, 2 चीजें देखना, एक आपका वेव फंक्शन, ठीक है, और एक आपका ई देखना। ये 2 चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो हाइड्रोजन एटम में भी देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम में क्या कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, और उसके बाद फिर पीरियोडिक पोटेंशियल जो आएगा उसमें हम देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास आएगा बैंड स्ट्रक्चर, बैंड डायग्राम, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम, उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर ई के डायग्राम आएगा। तो वहां से चीजें हमारी बिल्डअप होना स्टार्ट होंगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप को ये समझ आया, और थैंक यू, आपने इंटरेस्ट दिखाया इस लेक्चर में। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझ ना आया हो, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक मैं आपको लेके चला हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, आप आगे कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अगले एपिसोड से में भी, तो आप उसको वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट को समझिए, श्रोडिंजर इक्वेशन मुझे क्या बताती है उसको भी जरा देखिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस वीडियो से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो या कुछ नई चीज़ पता चली हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, तो मोबाइल ऐप अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज आप ये सर्च कीजिए CES लर्निंग, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, CES लर्निंग सर्च कीजिए, वहाँ से आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे आपको DPPs इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर करना स्टार्ट करूँगा, तो मेक श्योर कि आप इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरी बात, हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो है cesedu.co.in, यहाँ पे भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, तो आप मेक श्योर कि आप विजिट करें। ये हमारा नंबर है और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको क्वेरी है वो आप ले सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।